Hello everyone. So we are starting second part of the क्रोनोलॉजी अगस्त 2022। लास्ट वाली वीडियो में हमने मासिक घटनाओं का सार संग्रह देख लिया था। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। इसमें सबसे पहले तो मंकी पॉक्स को इंटरनेशनल WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। फिर I2U2 का शिखर सम्मेलन। फिर ACI ने वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट जारी किया। फिर बाद में भारत ने UNRWA में दिया 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान। फिर एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022। फिर नाटो में दो नए कंट्री शामिल हुए हैं, स्वीडन एंड फिनलैंड। वो देखेंगे कि हेलेप पासपोर्ट इंडेक्स है, इसमें इंडिया की रैंक क्या थी, फर्स्ट स्थान पर कौन था, वो भी देखेंगे। सीधा रिलोकेशन की बात चल रही है तो कौन सी अफ्रीकन कंट्री से MOU साइन हुआ है, तो नामीबिया। फिर है कि ईरान और अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, उसके बारे में देखेंगे। फिर SCO यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन की राजधानी, पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे बनाया गया, वाराणसी को। फिर है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। अब इसमें देखो सिंपल सी चीज़ है, इसमें मंकी पॉक्स में आपको क्या याद रखना है, कुछ नहीं, बस इंडिया में पहला केस कहाँ से डिटेक्ट किया गया था, केरला कोलम से, ठीक है। और वो केस आया था UAE के थ्रू इंडिया में आया था, ठीक है। दूसरी बात जो याद रखनी है कि इंटरनेशनली किस कंट्री में ये जो पहला केस है वो डिटेक्ट किया गया था, वो किया गया था यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और जिसका ट्रेवलिंग नाइजीरिया से था, ठीक है, उस मरीज का। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मंकी पॉक्स क्या है, किस टाइप का है, क्या ये RNA वायरस है, क्या ये DNA है, डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है, इसके बारे में। तो मंकी पॉक्स एक डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है, याद रखना है। यह वेरियोला काउपॉक्स और वैक्सीनिया वायरस के समान मानव ऑर्थोपॉक्स वायरस या ह्यूमन ऑर्थोपॉक्स वायरस में से एक है। आगे दिया है कि इसके लक्षणों में बुखार और लिम्फ नोड सूजन इत्यादि शामिल है। और ये मुख्य रूप से मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के जो उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर पाया जाता है। और सबसे पहली बार 1958 में बंदरों में, फिर 70 में मनुष्यों में खोजा गया था। और ये वायरस इंसान से जानवर से इंसान और इंसान से इंसान दोनों में फैल सकता है। जानवर से इंसान में संक्रमण वो जानवर के काटने से, या फिर संक्रमित जानवर है उसका जो बॉडी का फ्लूइड है, लिक्विड है, उसके सीधे संपर्क में आने से हो सकता है। फिर है I2U2 शिखर सम्मेलन। तो हमने पहले बात की थी पिछली वीडियो में कि I2U2 में कौन कौन से कंट्री है, जिसे हम वेस्ट एशियन क्वाड भी बोलते हैं। इसमें है इंडिया, इजराइल, UAE और USA। ये चार देश हैं और इनका वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ पहला। और इसके बारे में अगर बताएं तो इसका गठन हुआ था अक्टूबर 2021 में। कब हुआ था, अब्राहम समझौते के बाद, जो डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था, किसी को याद होगा तो। और इसका जो प्रमुख फोकस एरियाज है वो है समुद्री रक्षा, आधारभूत संरचना और परिवहन। और वेस्ट एशियाई क्वाड बोलते हैं इसको। वैसे क्वाड मतलब किन कंट्रियों का ग्रुप है, क्वाड में भी चार कंट्री है, USA है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है। वैसे ये पश्चिमी एशियाई क्वाड के अलग देश हैं, तो याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। अब अब्राहम अकॉर्ड का नाम आया तो ये किन दो कंट्रीज के बीच में साइन किया गया, वो इजराइल और जो UAE है उनके बीच में साइन किया गया था खास रूप से। और इससे पूरे अरब वर्ल्ड है, अरब कंट्रीज है और इजराइल के बीच में शांति समझौते के रूप में, ये 26 वर्षों में पहला समझौते के रूप में ये इसको साइन किया गया था और ट्रंप ने करवाया था। इसमें देखो गेर लेपिड, ये तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, अमेरिका के जो बाइडन और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और UAE के मोहम्मद बिन जायद ने वर्चुअल तौर पर, ये दो लीडर वर्चुअली मिले थे और इजराइल और USA के इन्होंने फिजिकली पार्टिसिपेट किया था। अब देखो महत्वपूर्ण मुद्दे क्या है, तो हमारा RS मेंस में भी पार्ट है। जब हम अलग अलग IR देखते हैं तो उसमें अलग अलग ग्रुप होते हैं, उनका इम्पोर्टेंस क्या है। तो I2U2 का जो बैठक थी उसका मुख्य विषय रहा था खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी के बारे में। फिर आगे दिया है कि जो संयुक्त अरब अमीरात है उसने देश भर में फूड पार्क विकसित करने के लिए भारत में $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की थी।
और इसमें ये था कि इंडिया इनको लैंड वगैरह वो प्रोवाइड करा देगा। और फिर बाद में ये बताया कि जो समूह है वो गुजरात में एक हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना भी आगे बढ़ाएगा, जिसमें बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली द्वारा पूरे 300 मेगावाट पवन और सौर क्षमता शामिल है। तो ये याद रखना है कितना मेगावाट होगा, 300 मेगावाट का। और कहाँ पर खोला जाएगा, ये गुजरात में। और फिर यह परियोजना वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट, मेगावाट नहीं है ये, गीगावाट है, गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता के लिए भारत में एक और महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। अब आगे देखते हैं कि एसीआई ने, एसीआई क्या है, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल, इन्होंने कौन सी रिपोर्ट जारी किया है, वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट। तो इनकी जो ये एनुअली रिपोर्ट आती है, तो इसका संस्करण 2022 वाला है, जिसमें वर्ष 2021 के लिए वैश्विक हवाई यातायात रैंकिंग दी गई है। अब इसमें क्या बताया कि विश्व हवाई अड्डा यातायात डेटा सेट इस उद्योग का सबसे व्यापक हवाई अड्डा सांख्यिकी डेटा सेट है, जिसमें 180 से ज़्यादा कंट्रीज और क्षेत्रों में 2600 से अधिक हवाई अड्डों के लिए हवाई अड्डा यातायात की विशेषता समाहित है। इसमें विशेष तौर पर जो यात्री इंटरनेशनल और जो घरेलू है डोमेस्टिक, और एयर कार्गो के माल और मेल हो दोनों ही, और विमान की आवाजाही पर अध्ययन किया गया है। इसमें जो टॉप 5 जो हवाई अड्डे बताए गए हैं, बस थोड़ा सा देख लो इसमें, क्योंकि ये जो पांचों के पांचों है ये वो यूएसए के हैं। तो पहला देख लो, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अमेरिका का। फिर है डलास फोर्ट वर्थ, ये भी अमेरिका का। फिर डेनवर है, ये भी अमेरिका। फिर शिकागो वाला है। फिर लॉस एंजलिस का है। तो बस एक आइडिया सा होना चाहिए ब्रीफ में। अब भारत के बारे में देख लेते हैं कि भारत के बारे में क्या बताया गया है। तो वैश्विक हवाई यातायात रैंकिंग में विश्व के जो टॉप 20 व्यस्तम हवाई अड्डे हैं ना, उसमें इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है जो दिल्ली में स्थित है, वो 13वें स्थान पर रहा था। कितने यात्री है कैसे है वो याद नहीं रखना है। 2022 में इसी एयरपोर्ट की रैंक थी 16वीं। तो अभी हमने जंप मारा 3 स्थान, ठीक है, 13वें पर आ गए। फिर है भारत ने UNRWA में दिया 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान। अब ये UNRWA है क्या, ये दिया गया है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजी इन नियर ईस्ट, ठीक है। तो इन नियर ईस्ट में फिलिस्तीन जो शरणार्थी है उनके लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी है, उसमें 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हमने योगदान दिया है। बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, नॉट सो इम्पोर्टेंट। फिर इसमें बताया कि भारतीय विदेश मंत्रालय के पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका डिवीजन के निदेशक सुनील कुमार ने पूर्वी यरूशलेम में जो इसका मुख्यालय है उसमें एक हस्ताक्षर समारोह में ये राशि दी थी वगैरह वगैरह। इसमें बताया गया है कि अब तक 2018 से अब तक हमने 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर ये वहाँ पर दे दिए हैं, ताकि जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज हैं उनके वेलबींग के लिए काम हो सके। फिर है एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग 2022। ये म्यूनिख जर्मनी स्थित इंटरनेशंस द्वारा प्रवासियों के लिए पसंदीदा देशों की सूची या रैंकिंग में मतलब जारी की गई है। एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 के अनुसार प्रवासियों के लिए मेक्सिको सबसे अच्छा देश है और कुवैत है वो सबसे रैंक में वर्स्ट कंट्री रखा गया है, ठीक है। और अभी इसमें देखो, मेक्सिको फर्स्ट है, सेकंड है इंडोनेशिया, थर्ड है ताइवान, सारे याद नहीं रखने। अब देखो 52वां देश है कुवैत है जो सबसे फर्स्ट था। और अगर हमने देखना है इंडिया की रैंक, तो इंडिया की रैंक आई है 36वीं। बस थोड़ा सा आइडिया रखो। फिर नाटो है, नाटो मतलब क्या होता है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक लाइन में ब्रीफ में बता दूं जिनको नहीं पता है, नाटो एक ऐसा देशों का समूह है अमेरिका के नेतृत्व में कि जो जितने भी कंट्रीज है इसमें, उसमें एक पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा और उस कंट्री की रक्षा के लिए वो सारे देश हैं वो मिलकर काम करेंगे। मेनली ये था यूएसएसआर, यूएस जो रशिया है उसके अगेंस्ट बनाया था यूएसए ने, ठीक है। यूएसए यूरोपियन कंट्रीज है मेनली, इसमें टर्की भी शामिल है वैसे तो। अब दो नए देश इसमें जुड़े हैं, वो है स्वीडन एंड फिनलैंड। अब स्वीडन और फिनलैंड ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, ठीक है। पहले टर्की ऑब्जेक्शन कर रहा था, लेकिन बाद में टर्की और फिनलैंड और स्वीडन में त्रिपक्षीय समझौता हुआ, टर्की मान गया। टर्की ने तुर्की बोलना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने टर्की से तुर्की नाम चेंज कर लिया है। हमें भी अभी इस नाम को बोलने में थोड़ी तकलीफ होगी, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं।
इसमें ये था कि तुर्की क्यों नहीं चाहता था कि नाटो में जो स्वीडन और फिनलैंड है वो भी शामिल हों, क्योंकि ये कंट्री जो कुर्द है रिबेलियन, उनको क्या दे रहे थे, एक टाइप से शरण दे रहे थे, और जो तुर्की है उसको ऑब्जेक्शन था। फिर बाद में मैड्रिड में इनके तीनों कंट्रीज के बीच में सम्मेलन हुआ, फिर ये बोले कि आप हमारे लिए काम करो, हम आपके लिए करेंगे, तो ये शांति बन गई। बस यही कहानी है और ये नाटो में अभी नाटो का एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, तो हमें हमें पता है कि रशिया ने इन्वेजन कर दिया था यूक्रेन से, तब से इन दोनों के बीच में जो फाइट है वो जारी है, और इसीलिए जो कंट्रीज हैं वो नाटो में ज्वाइन होना चाहते हैं ताकि आगे उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके। फिर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। तो इसमें क्या है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे पहले तो ये मतलब किस आधार पे जारी होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन प्राधिकरण के विशेष डाटा के आधार पर तैयार किया जाता है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के जो डाटा होते हैं उसके आधार पर ये जारी किया जाता है। और सूचकांक में 199 पासपोर्ट और 227 विभिन्न यात्रा गंतव्य सम्मेलन नोट सो इम्पोर्टेंट। अब इसमें देखो फर्स्ट रैंक जापान की है, इसका मतलब ये है कि इसका स्कोर क्या था, 193। और सिंगापुर है, फिर साउथ कोरिया है। और इसमें ये है कि मतलब जो जापान के सिटीजन्स हैं वो बहुत ही इजीली वीज़ा ऑन अराइव वगैरह की फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड हो जाएगी अगर वो किसी कंट्री में जाते हैं। ठीक है, वो ट्रेवल कर सकते हैं, मतलब यही है। ये है जापान की सॉफ्ट कल्चर का प्रभाव। फिर है इंडिया की रैंक कहाँ है, तो हेलेन पार्टनर्स निकालता है इसको। ठीक है, इस इंडेक्स का नाम है हेलेन पासपोर्ट। तो इसमें इंडिया की रैंक है, हमारा स्कोर है 60 और 87 रैंक पे है। और 87 पे मोरिटानिया और तजाकिस्तान भी है। और इसका मतलब स्कोर 60 है, तो इसका मतलब है कि इंडिया के लोगों को 60 देशों में बिना वीज़ा या फिर वीज़ा ऑन अराइवल के जरिए हम यात्रा कर सकते हैं। और जापान में कहाँ था ये, कि जापान के लोग 193 कंट्रीज़ में वीज़ा ऑन अराइवल या बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। फिर है चिता रिलोकेशन हेतु नामीबिया से MOU। MOU क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो हमें पता है कि हमारे देश से 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, फिर बाद में हमने सोचा कि लाई जाएंगे। अब अफ्रीका, पहले साउथ अफ्रीका से बात चल रही थी, लेकिन बाद में नामीबिया से ये डिसाइड किया गया कि 8 जो चीते हैं वो इंडिया में लाया जाएंगे, जिसमें से 4 नर और 4 मादा होंगे। अब जो चीता है उनका रिलोकेशन है वो कहाँ पर किया जाएगा, तो ये है कुनो पालपुर नेशनल पार्क है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये थोड़ा सा हमें याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव। फिर है कि इस उद्यान की वर्तमान क्षमता अधिकतम 21 चीतों की है, और थोड़ा और एरिया एक्सटेंड करेंगे तो 36 चीतें हम रख सकते हैं। अभी तो लाने की प्रोसेस जारी है। और इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए थे, और बाद में जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उनसे क्लीन चिट मिल गई थी, और वही NTCA वो काम कर रहे हैं दोबारा चीतों को लाने के लिए। और NTCA मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट वाला जो मिनिस्ट्री है उसके अधीन काम कर रही है। अब है कि सरकार के अगले 5 वर्षों में अफ्रीकी देशों से कुल 30 चीते लाने की योजना है। इसके अतिरिक्त साउथ अफ्रीका के साथ भी बातचीत चल रही है, जो हमने देख लिया था। और आगे तो इम्पोर्टेंट नहीं है। चीता का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एसिनोनिक्स जुबेटस। ठीक है, अब है कि ईरान और अर्जेंटीना ने अप्लाई किया, आवेदन किया, मतलब कि हम भी ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स जो ये 5 देश है उनका ग्रुप है। मैं बता दूँ, P फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। पहले ये ब्रिक की कंट्री थे, साउथ अफ्रीका बाद में एड हुआ था। ठीक है, और इसमें 14वां शिखर सम्मेलन ये वर्चुअली आयोजित किया गया था चीन की अध्यक्षता में। और इसमें ये बताया कि ब्रिक्स के कंट्री स्पेशली चाइना और रशिया चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम इसमें 7 देश ऐड करें, क्योंकि ताकि ये G7 के समकक्ष बन सके। और इसमें तो बाकी कुछ खास है नहीं। अब इसमें क्या है कि ब्रिक्स संगठन एक बहुपक्षीय मंच है। विश्व की लगभग जो 41% पॉपुलेशन है वो इन देशों में रहती है। GDP में 24% और ट्रेड में, वर्ल्ड ट्रेड में 16% हिस्सेदारी है। ब्रिक्स की अवधारणा गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम
हॉलिन ने दी थी। इसमें 4 कंट्रीज का वर्णन उन्होंने गढ़ा था 2001 में, फिर 2009 में रशिया में पहला सम्मेलन हुआ था और 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया था। आगे बताया गया कि जो SCO है, संघाई सहयोग संगठन, उसकी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनेगी वाराणसी। और बाद में ये है कि ये राजधानी बनाते हैं ताकि लोगों के बीच में संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। और इसके साथ ही साथ इसमें डिसाइड किया गया कि बारी बारी प्रति वर्ष से, मतलब कोई भी सदस्य देश है उसके सांस्कृतिक विरासत वाले शहर है, उसको ये खिताब दिया जाएगा। जो भी उस कंट्री है वो SCO की अध्यक्षता कर रहा होगा, ताकि उसका महत्व बढ़े। तो जो 2022-23 के लिए कौन है? वाराणसी है। ठीक है। और SCO जो उसकी एक नई पहल है वो समरकंद शिखर सम्मेलन, समरकंद उज्बेकिस्तान में है, 2022 के बाद लागू की जाएगी। SCO का समरकंद शिखर सम्मेलन दिसंबर 2022 को किया जाएगा। और इस पहल के बाद SCO की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। और SCO के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। SCO में कितनी कंट्रीज हैं? ठीक है। तो संघाई सहयोग संगठन, संघाई वैसे कहाँ? संघाई चाइना में है। ठीक है। और जो ये इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हो, मैं केवल बोलूँगी। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये बना था 2001 में, चार्टर वगैरह 2002 में साइन कर लिया, और ये फोर्स में आया था 2003 में। अब इसके मेंबर कंट्री देखो, पहले संघाई 5 बोलते थे इसको, उसमें चाइना और रशिया तो थे ही, साथ में जो मध्य एशियाई देश है जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये तीनों देश भी थे। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। फिर बाद में संघाई 5 है, उसके बाद में जो 1996 तक था, उसके बाद में तो एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो गया। फिर उज्बेकिस्तान 2001 में जुड़ा। ठीक है। तो 2001 में जब उज्बेकिस्तान जुड़ा तो उसको संघाई 5 से संघाई सहयोग संगठन कर दिया। इंडिया पाकिस्तान भी इसके मेंबर है। दोनों ही 2017 में इसके लिए मतलब मेंबर बन गए थे इसके मेंबर। फिर 2021 में भी ईरान इसका फुल मेंबर बन गया, और आगे भी इसका एक्सपेंशन मेरे को लगता है जारी रहेगा। तो वर्तमान में देश है कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान। कितने देश हो गए? गिन लेना। ठीक है। अब मेन बात है जो हमें कन्फ्यूजन रहता है कई बार कि कौन कौन से कंट्री है, तो देखो ये इंडिया, चाइना, रशिया तो है ही है, बाद में ईरान भी इसमें शामिल हो गया, पाकिस्तान भी है, और जो मिडल ईस्टर्न सॉरी जो एशियन कंट्री है उसके बारे में, जैसे कि उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ये याद रखना। ठीक है। तो आगे चलते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में। तो ये रिपोर्ट है, सबसे पहले ये आता है कि ये जारी कौन करता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है। और सबसे पहली बात, जो क्वेश्चन सिंपली RAS में पूछा जाता है प्री में, वो ये होता है कि इंडिया की रैंक कौन सी थी। तो अब की बार इंडिया की रैंक थी 135। ठीक है, ये याद रखें। अब आगे चलते हैं कि इसमें और क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य, उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण, ये 4 प्रमुख डायमेंशन है जहाँ पर ये अलग अलग देशों का मूल्यांकन करता है। फर्स्ट रैंक आई है इसमें आइसलैंड की, सेकंड है फिनलैंड, थर्ड है नॉर्वे, और जो सबसे लास्ट वाली कंट्री है, सबसे लास्ट है अफगानिस्तान, और उससे एक कदम नीचे है पाकिस्तान, फिर है कॉन्गो। तो टॉप 3, और ऊपर से टॉप 3 नीचे से याद रख लेते हैं, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, और नीचे से सबसे वर्स्ट अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड कॉन्गो। अब जो 2022 वाला 16 संस्करण था, इसमें 146 देशों में इंडिया की रैंक 135 हमने बात कर ली थी। इस रैंकिंग में भारत केवल 11 देशों से ही नीचे है। आ, हमने देखा था कि अलग अलग इसमें कितने नंबर मिले भारत को, तो ये नोट से अब देख लेते हैं। भारत और ब्रिटेन ने 21 जुलाई 2022 को एक दूसरे की उच्च शैक्षणिक डिग्री को मान्यता देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। अब क्या होगा, इस समझौते के तहत ए स्तर और उसके समान अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को मान्यता दी जाएगी, और कितने छात्रों ने दाखिला लिया, ये इम्पोर्टेंट है। तो इस टाइप से हमारा जो इंटरनेशनल
परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य वो कंप्लीट होता है। और इसी के साथ हम मिलेंगे आगे वाले चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।